खुद ही कत्ल करते हैं, लोगों की जान लेते हैं और फिर खुद पहुंच करके मरने वाले की मौत पर अफसोस जाहिर करते हैं और कभी कभी तो आंसू भी बहाते हैं। बहुत जालिम है लोग। एक वीडियो अभी देखा फ़लस्तीन का, जहां इसराइल गाज़ा में फ़लस्तीन के भूखे प्यासे लोगों के लिए खुराक के पैकेट ऊपर आसमान से नीचे ज़मीन पर गिरा रहा है। पहले उसने पूरे मुल्क को, गाज़ा पट्टी को, वेस्ट बैंक को तबाह कर दिया। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई वहाँ पर। तमाम ताकतें दुनिया की देखती रहीं तमाशा, अफसोस जाहिर करते रहे, हथियार बेचते रहे, माली मदद करते रहे और जंग जारी रखी। अब इसराइल उन्हीं लोगों को खुराक के पैकेट भेज रहा है। बचपन में आप स्कूल गए होंगे। स्कूल में स्कूल के टीचर से होमवर्क पर या किसी और बात पर ज़रूर झूठ बोला होगा। घर में स्कूल के काम को लेकर के या मास्टर को लेकर के ज़रूर झूठ बोला होगा। आस पड़ोस के बच्चों से खेलते वक्त लड़ाई होने पर कहा ज़रूर होगा कि मेरी गलती नहीं है, जबकि गलती अपनी होगी, तब भी कहा होगा गलती मेरी नहीं है। ये इंसान की फितरत है। मैं बाहर कभी बैठा होता हूँ कमरे में, तो बहुत बार गली के छोटे छोटे बच्चे वो आ जाते हैं और फिर खेलते रहते हैं। पहले कुछ चीज़ें थी, एक्वेरियम वगैरह, तो उसकी वजह से वो आते थे, मछलियाँ देख रहे हैं, कभी कुछ कभी ऐसे। अब भी आ जाते हैं। एक दिन एक बहुत छोटे बच्चे से मैंने ऐसे ही बातचीत में उससे कहा कि तुम्हारे घर पे क्या खाना बनाया आज। तो उसने बताया, तो मैंने उससे कहा कि तुम जाओ अपनी अम्मी से कहना कि 2 रोटी और सालन कटोरी में रख करके दे दें, और मछलियाँ भूखी हैं, मछलियाँ खाएंगी। तो वो बच्चा बोलता है कि खाना ख़त्म हो गया। फिर मैंने उससे ऐसे ही कहा, मैंने तुम्हारे घर पे चीनी तो होगी? कि हाँ चीनी है। तो मैंने जाके अपनी अम्मी से कहना थोड़ी सी चीनी दे दें, मछलियाँ चीनी खा लेंगी। तो फिर उसने कहा कि चीनी नहीं है घर पे। और तीसरी बार फिर मैंने उससे कहा कि अपनी अम्मी से कहना घर जा कर के कि इनके लिए थोड़ा आटा दे दें, मछलियाँ भूखी हैं तो आटा डाल देंगे, आटा खा लेंगी वो। अब वो चूँकि बार बार उससे ये बात मैं कह रहा था, वो परेशान हो जाता है और बाहर जाता है, कमरे से निकल करके सड़क पर खड़े होता है, और मैं उसको विंडो में से देख रहा था कि अब ये क्या करेगा। वो कहीं नहीं जाता है, वापस आता है मेरे पास, आकर के कहता है आटा नहीं है घर पे। और उसको किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने उसको नहीं कहा कि तुम जाके ये कहो, मगर वो अपनी तरफ से ही तमाम बातों के जवाब दे देता है।
बस में आप बैठे होंगे, सफ़र में, ट्रेन में, बाज़ारों में भीड़ में गए होंगे आप, किसी मेले में, नुमाइश में गए होंगे आप। वहाँ जानबूझ करके किसी न किसी महिला से ज़रूर टकराए होंगे। इंसान ऐसा ही है। कुछ भी कर लेने के बाद उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो जब उसमें पकड़ा जाए तो इनकार कर दे कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। साथ ही कहीं कोई नाकामी हो जाए तो वो तलाश करता है किसी और को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। ये इंसान की आदत है, फितरत है। अच्छा सोचें आप, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या करेंगे? सोचें ऐसी। मुमकिन हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या करेंगे। जैसे आजकल देश में सरकार है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो तमाम लीडर्स, विपक्ष के और जनता भी बहुत सारी बातें कहती है कि सरकार ठीक नहीं, और सरकार के फैसलों को लेकर के तनकीद होती है, बयानात को लेकर के लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? कोई काम बताएं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताए थे 2014 में इलेक्शन के वक्त में कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए काला धन जो वापस लाएंगे उसमें से लगभग हर आदमी को मिल जाएगा, उसके खाते में पहुंच जाएगा। 200 स्मार्ट सिटी हम बसाएंगे, नए शहर, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और बहुत सारी चीज़ें थी। जितने अपराधी किस्म के नेता हैं उन सब के मामलों का हल अदालतों में 1 साल के अंदर होगा। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। ये 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे उस वक्त उन्होंने कहा था। तो इस तरह की बातें थी। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं भारत के तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मोदी कुछ नहीं कर सके, जो भी उन्होंने कहा, जब भी कहा, कोई काम वो नहीं कर सके। अब ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं खाली। बताएं क्या करेंगे आप? अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें क्या करते अगर आप प्रधानमंत्री होते भारत के? मैं अपना बताता हूँ। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता और पहलगांव में जैसे दहशतगर्दों ने हरकत की, उसके बाद क्या करता? तो सबसे पहले तलाश होती, नाकामी की बात होती, या होता ही नहीं पहलगांव। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पहलगांव जैसा कोई भी वाक़या नहीं होता। चलिए मान लेते हैं हो जाता, फिर क्या होता? फौरी तौर पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके और तलाशी अभियान चलाए जाते, जो जिम्मेदार थे पकड़ने की कोशिश होती। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। जंग लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से
बहादुरी वगैरह ये अब कोई अहमियत नहीं रखती हैं, आप कितने बहादुर हैं। बहादुरी का जो दौर था वो घोड़ों और तलवारों की जंगें जब होती थी, और आपके मसल्स कितने पावरफुल हैं, ये तमाम चीज़ें उस वक्त हुआ करती थी। अब ब्रेन आपका कितना मजबूत है, सूचनाएं आपके पास किस लेवल की हैं, इंफॉर्मेशन और वेपन्स आपके पास कैसे हैं, टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, ट्रेनिंग आपकी किस तरह की, ये तमाम चीज़ें इन पर डिपेंड करता है आज के वक्त की जंगों का। तो पहलगाम जैसा कोई आतंकवादी हमला नहीं होता, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के वादे किए थे, ऐसा कोई वादा मैं नहीं करता किसी से भी। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा नहीं किया जा सकता भारत में। अब क्यों नहीं किया सकता है, ये कोई ऐसा नामुमकिन नहीं है, लेकिन भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल सिस्टम है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलाउ नहीं करती कि इतने लोगों को नौकरियां दे दी जाएं या मिल सकें। खुद राजनीतिक लोग जो हैं या सरकारें वो खुद नहीं चाहती हैं कि ऐसा कुछ हो। स्मार्ट सिटी का बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट था जो मोदी साहब ने ऐलान किया था, और वो पूरी तरह से क्या हुआ उसका अभी कोई पता नहीं है। 11वां साल चल रहा है, हम बात ऐसे ही कर रहे हैं, फिलहाल बिल्कुल बकवास करते हैं तो बकवास हो रही है। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, भीड़ में चल रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, कैसे छेड़ सकते हैं किसी को। लेकिन ये हम करते हैं, और फिर बाद में समाज में बैठ कर के जब बातें होती हैं तो हम कहते हैं कि हम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं, और लोगों को हम बुरे कामों से बचने के लिए आगाह करते हैं, नसीहत करते हैं उनसे। जबकि ये सब कुछ हम करते हैं तब सरकारी मुलाजिम अपनी सीट पर बैठ कर के अपने ज़बान से कह कर के रिश्वत लेता है, और इस दौर में तो रिश्वत का जो मामला है, अगर हम 2014 के कंपैरिजन में बात करें तो कम से कम 4 और 5 गुना बढ़ चुका है। जो काम पहले कोई काम 100 रुपये का हो जाता था 100 रुपये दे करके, तो अब वो 1000 रुपये लगभग आप मान के चलें देने पड़ते हैं। बिना रिश्वत के काम होते नहीं, आम आदमी के तो नहीं होते हैं, पॉलिटिकल या रसूखदार लोगों के हो जाते हैं। आम आदमी का काम वो लेने देने पर ही चलता है। तो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट डार्विन्स की थ्योरी थी, अब जा करके वो हो गई है माइट इज राइट। जो मैं चाहता हूँ वो होगा, वही करूँगा, वैसा ही होना चाहिए। किसी कानून की, किसी नियम की ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जो मौजूदा समय है, कोरोना के बाद का जो दौर है, उसमें पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो सरमाएदार दौलतमंद लोग चलाते हैं। हथियारों के जो व्यापारी हैं, ताजिर, जिसमें 2 नंबर के हथियार बेचने वाले हैं,
वो भी शामिल हैं। बैंकर्स, रिलीजियस लोग और कट्टरपंथी, माफियाज, ड्रग माफिया, हर तरह के माफिया होते हैं समाज में। खाने का सामान है, गेहूं है, गेहूं का माफिया, शुगर है, शुगर के माफिया, मेज़ है, मेज़ के माफिया, बार्ली है, बार्ली के माफिया, पल्सेस हैं, पल्सेस के माफिया, हर तरह के माफिया होते हैं। बच्चों को बेचने का काम, लड़कियों को बेचने का काम, अगवा करने का काम, ये बड़े पैमाने पर दुनिया में चलता है और सबकी जानकारी में होता है। अच्छा ये बताएं आप, जो बच्चे और महिलाएं गायब होती हैं, कहाँ चले जाते हैं वो सब? किसी को अगर जानकारी हो तो आप बताएं कि बच्चे जो गायब हो जाते हैं छोटे छोटे, और लड़कियां गायब हो जाती हैं। अच्छा एक और सवाल है, आपने देखा होगा कुछ अभी कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले, कोरोना से 2 साल पहले तकरीबन, पूरे देश में खबर, बहुत बड़ी खबर थी कि कोई आता है और औरतों की, लड़कियों के चोटी, बाल काट के ले जाता है। तो वो चोटी कटवा नाम से बहुत खबरें टेलीविज़न पे चला करती थी। अचानक से किसी के भी बाल, घर में बैठी हुई है लड़की और उसके बाल कट गए। क्या था ये? कौन था ये? क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? दुनिया में भूतों को लेकर के हज़ारों फिल्में होंगी जो बनी है, एक से ख़तरनाक, और हज़ारों लाखों नॉवेल्स, कार्टून की किताबें वगैरह लिखी गई होंगी, भूतों को लेकर के कहानियाँ लिखी गई होंगी। एक भी शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो तस्दीक के साथ ये कह दे कि मैंने भूत को देखा है। कहानियाँ बहुत सुनाई देंगी आपको, बहुत सारे लोग बताएंगे कहानियाँ भूत की, चुड़ैल की। कोई एक भी नहीं कहेगा कि मैंने अपनी आंखों से कभी भूत को देखा है। हम जिन्नात की बात नहीं कर रहे, भूतों की। जैसे जानी दुश्मन फिल्म में था, उस टाइप के भूत, कब्र में से एकदम निकल के आने वाले भूत, सामरी में 2 गज ज़मीन के नीचे, वीराना, पुराना मंदिर, ऐसी फिल्मों में देखे होंगे आपने। बड़े बड़े दांत और हुआ करता हुआ, बड़ी बड़ी आँखें। कभी किसी ने देखा है भूत को? और वो चोटी काटने का जो मामला था, वो क्या सिलसिले थे, वो क्या मामला था? कोई बता सकेगा? भारत की सरकार बता सकती है इसको? वो कुछ भी नहीं था, टेस्ट केस होते हैं ये, और उससे कुछ चीज़ों को की जांच की जाती है, सिस्टम में हम कहाँ मौजूद हैं या हमारी रीच कहाँ तक है। हम बात कर रहे थे कि दुनिया को जो चलाते हैं वो बड़े ख़तरनाक लोग चलाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमने वोट दिया और हमने वोट दे करके किसी नेता को चुन दिया और वो नेता जो है सरकार चलाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये छोटी जो सरकारें होती हैं, गांव की प्रधानी या और जिला पंचायत, नगर निगम के जो मेंबर्स होते हैं या एमएलए वगैरह, वो अलग है। लेकिन देशों की, मुल्कों की जो हुकूमतें होती हैं, वो आलमी जो ताकतें हैं वो चलाती हैं, वो बनवाती हैं, वो तय करती हैं किस मुल्क में किस पार्टी की, किस विचारधारा की सरकार हो जो उनके इंटरेस्ट में काम कर सके। उनके इंटरेस्ट मल्टीपल होते हैं, उनको अपनी ताकत को बढ़ाना होता है, अपने व्यापार को बढ़ाना होता है,
अपने दबदबे को बढ़ाना होता है, कायम रखना होता है। तो ये तमाम चीज़ें देख करके जो बड़ी ताकतें हैं वो तय करती हैं। जैसे भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, या आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो आपको उस मकाम पर ले आएंगी कैसे भी, जहां उनके इंटरेस्ट पूरे आप कर सकें। दुनिया में सब कुछ सिर्फ ताकत के जोर पर है। बुज़दिल और गरीब लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए होते हैं। बहादुर और सरमाएदार वो हुकूमत करने के लिए। अगर दुनिया की हम तकसीम करें तो सीधे सीधे बहादुर और सरमाएदार एक तरफ और कमज़ोर और बुज़दिल एक तरफ। वहीं से फिर वो अमीरी और गरीबी, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। सारा का सारा निज़ाम दुनिया भर का हम लीडर्स को देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। ट्रंप से भी ऊपर एक और सरकार है, वो अमेरिकी डीप स्टेट है। हम देख रहे हैं स्टारमर, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर और एक ताकतवर ताकत है, वो यूके का डीप स्टेट है। ये दुनिया भर के जो बैड एलिमेंट्स, हर फील्ड के माहिर बैड एलिमेंट्स, वो हर देश में अपना एक अलग निज़ाम चलाते हैं और उन्हीं में से चुने हुए लोग आलमी निज़ाम चलाते हैं। अब गाज़ा में खाने के खुराक के पैकेट फेंके जा रहे हैं, सीज फायर नहीं हो रहा है, वहाँ भी जंग बंदी नहीं हो रही है। इसराइल रहम खा करके उनको खाने के पैकेट दे रहा है। भारत में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का थैला दिया जा रहा है। आप सिमिलरिटी देखें, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, पाकिस्तान में घुस करके मारेंगे, जैसे इसराइल दूसरे देशों में, सीरिया में, लेबनान में घुस करके मारता है, इराक में। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले उनके बारे में वो खुद कहते हैं कि मैं रो जाते हैं बात करते हुए, बहुत भावुक हो जाते हैं, मैं बहुत गरीब। और उनकी माँ अड़ोसी पड़ोसियों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी, कपड़े वगैरह धोने का काम किया करती थी, और उस गरीब माँ ने इनको पाला पोसा बड़ा किया। और जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने किसी स्टेशन पर चाय बेची, और चाय बेच करके फिर ये धीरे धीरे अपना गिरोह करते रहे। हमें नहीं मालूम सच्चाई क्या है, और हमें ज़रूरत भी नहीं मालूम करने की। हमें अपना ठीक से पता नहीं होता। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, ज़्यादातर लोगों को जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल होगी, उनको ठीक से पता नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ क्या है। स्कूल में मास्टर साहब जो बताते थे, इतने साल उम्र लिखनी है, उसी हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाया करती थी।
माँ गरीब थी, झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी पड़ोसियों के यहाँ पर, कपड़े धोती थी उनके, और वहाँ से जो पैसे वगैरह मिलते थे उससे जीवन यापन करते थे नरेंद्र मोदी के परिवार वाले। ऐसी गुर्बत थी, सच में थी भारत में, क्योंकि सन 70 के आखिर का भारत मेरा देखा हुआ है, तो मुझे मालूम है। मैंने गांव में, चूँकि पैदाइश मेरी गांव की है, इसलिए मुझे जानकारी है कि लोगों के पैरों में चप्पलें नहीं होती थी, कपड़े बांधते थे टाट बोरी, ताकि कोई कांटा या कंकड़ पैरों में न लगे खेत पे जाते वक्त। प्लास्टिक के जूते भूल चूक से किसी के पास होते थे। किसी की बारात में जाना होता था तो दूसरों के कपड़े मांग करके अक्सर लोग पहन करके जाते थे। घर में कोई मेहमान आ जाता था, उसके लिए गेहूं का आटा लाया जाता था और रोटियां बनती थी मेहमान के लिए गेहूं की, और तब बचने वाली जो रोटी होती थी वो घर के बच्चों को या किसी और को मिल जाती थी, वरना मक्का और बाजरा ये रोटियां होती थी। पूरी सर्दियां आलू, उबले हुए आलू, भुने हुए आलू, आलू का भरता, आलू की रोटियां भरी हुई, आलू के पराठे, आलू के वर्क, अंडे आलू, आलू गोश्त, इस पर ज़िंदगी चला करती थी। शकरकंदी रात को चूल्हे में राख में दबा दी और सुबह में निकाल करके दूध या मट्ठे के साथ। तो गुर्बत थी देश में। भारत बहुत बड़ा मुल्क है और बेशुमार दौलत भारत के पास मौजूद है, बेहद खूबसूरत, ज्योग्राफिकली सब कुछ इस देश के पास मौजूद है। मगर यहाँ की जो अवाम है, जनता, उसके बारे में कहना भी थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि आदमी फ़ौरन बुरा मानता है जैसे ही सच सुनता है। किसी से कहो कि तुम झूठे हो। एक फिल्म है धर्मेंद्र की, सत्यकाम, 1968 में बनी थी। मुझे याद है बचपन में हम लोगों को कहा जाता था झूठ नहीं बोलना है, और चिमटा जिससे आग या कंडे उलट पलट किए जाते थे चूल्हे में, उस चिमटे से कोयला निकाल करके, जलता हुआ जो कोई पीस होता था दहकता हुआ, वो निकाल करके उससे डरा जाता था हमारी मम्मी कि झूठ बोलोगे तो ज़बान जल जाएगी। झूठ नहीं बोलना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन का वाक़या आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, कि जब वो एक सफ़र पर जा रहे होते हैं तो उनकी माँ एक जवाहर का सदरी उन्हें देती हैं, और उसमें 40 अशर्फियाँ अंदर सील देती हैं। डाकू पकड़ लेते हैं रास्ते में पूरे काफ़िले को, सबसे मालो दौलत जो कुछ था छीन लेते हैं, और तलाशी होती है, और तलाशी में सब लोगों का सामान जा चुका था। हज़रत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी तलाशी ली गई और उन पर कुछ नहीं मिला। तो जो तलाशी लेने वाला था उसने पूछा, बताओ तुम्हारे पास कुछ है? हजरत ने कहा, हाँ मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। यह सुनने के बाद उसने फिर तलाशी ली और फिर कुछ नहीं मिला। फिर उसने पूछा, हजरत का यही जवाब था, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। फिर तलाशी होती है और फिर कुछ नहीं मिलता है। तीसरी बार फिर वही सवाल और वैसे ही फिर तलाशी और कुछ नहीं मिला। अब वो डाकू परेशान, उसने ले जा कर के हजरत को अपने सरदार के सामने पेश किया और बताया कि
सरदार ये बच्चा इसकी मैं तलाशी ले रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मगर ये बता रहा है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो डाकुओं के सरदार ने भी पूछा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। और डाकू ने के सरदार ने भी तलाशी ली और उसे भी कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा बताओ बेटा, तुम ही बताओ कहाँ है। तो बाद में फिर वो खुद ही उसमें से निकाल करके सारी अशरफियाँ पेश कर देते हैं सामने। एक बच्चे का ये अमल था, डाकुओं के सरदार ने जब ये देखा तो वो सब हैरान हो गए। एक छोटा बच्चा उससे पूछा कि जब हम नहीं तलाश कर पा रहे थे तो आपने मना क्यों नहीं कर दिया। तो उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना कभी। हम लोगों को बचपन में याद है, कभी कोई किसी से कह दिया करता था कि तुम झूठे हो तो इस बात पर लड़ाई हो जाती थी कि ये बताओ तुमने कहा क्यों कि तुम झूठे हो, क्या देखा तुमने। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि तुम झूठे हो। जब हम समाज को देखते हैं, समाज में फैली हुई गंदगी और बुराइयों को देखते हैं, तो कह सकते हैं झूठे हो और मक्कार हो और कायर हो, बुज़दिल। चोरी करने में शर्म आती नहीं। सरकारी मुलाजिमों को आप देखें, दफ्तर में रखे हुए सामान उठा लाते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग छोटे थे तब देखते थे कि स्याही तक ले जाते थे। पहले शीशी में स्याही और कलम, पेन, पेपर, इनकी चोरियां करते हुए देखते थे हम बड़े लोगों को। ऐसी बकवास हो रही है तो बात हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने तमाम बातें दुनिया भर की 2 करोड़ नौकरियां, 200 स्मार्ट सिटी, 15 लाख रुपए और अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा। हाल क्या है? ये जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, दुनिया के मुल्कों को, जो कमज़ोर गरीब मुल्क हैं, उनको इनके इशारे पर, इनके रहमो करम पर चलना पड़ता है। भारत ऐसा मुल्क नहीं था कि इनके रहमो करम पे चले, मगर अब चलना पड़ रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज होते रहेंगे, यहाँ उल्टी सीधी बात हो रही है, इसलिए हम कोई तुक की बात नहीं कर रहे, सब बेतुकी बात हो रही है, इसलिए बातें ऐसी होती रहेंगी। माँ बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी पड़ोसियों के यहाँ, उनके यहाँ जाकर के झाड़ू वगैरह लगाती थी। और तस्वीरें आप देखेंगे, ऐसे कपड़े सन 70 में भी तो थोड़े खाते पीते हुए लोग थे, उनके बच्चों को पहनने को नहीं मिलते थे, जो नरेंद्र मोदी 50 और 60 के दशक में पहन करके घूमते थे। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं
तो उनके फिर अलग अलग लुक में, अलग अलग ड्रेसेस में बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी आपको जब वो आरएसएस में शामिल हो जाते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए और दुनिया को बात करना चाहिए इस पर, पूरी दुनिया को, कि यह संगठन है क्या, करता क्या है। इस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी तरह का बैंक में खाता नहीं है, कोई खर्चे का अता पता नहीं होता इनका, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, किसके पास आता है, देने वाले कौन है, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं है, मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या यह काम करता है उसका कोई किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी विवाहित हैं जब तक कि चुनाव आयोग की तरफ से यह शर्त नहीं लागू कर दी गई। ये बताना होगा मार्शल स्टेटस, आइदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। जब तक चुनाव आयोग की तरफ से यह ऑप्शन नहीं था तब तक नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा हैं। और जब ये सवाल उठते थे कि नरेंद्र मोदी शादीशुदा हैं, तो आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं और गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, वो मोदी की हिमायत में बोली थी कि मोदी अविवाहित हैं। भास्कर ने यह खबर छापी हुई है, मोदी अविवाहित हैं, आनंदीबेन पटेल का बयान। और आनंदीबेन पटेल के पति ने नरेंद्र मोदी को लेकर के बाकायदा प्रेस वार्ता करके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ये सब थे उस वक्त, आरोप लगाए कि मोदी से मेरी पत्नी दिलाओ। हेडिंग की, ये भी भास्कर की खबर है, हमने भी इसको पब्लिश किया था, दैनिक जागरण में भी ये खबर है और तभी सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और एक ख़त लिखा था आनंदीबेन पटेल के पति ने आडवाणी को। इंसान है, किसी से भी इश्क होता नहीं, सभी के लिए ये बना है, किसी किसी के लिए इश्क होता नहीं सभी के लिए। वो मेरी आवाज़ तो बहुत ही ख़राब है। एक लड़की थी, वो कौन थी पता नहीं, बड़े ऑफिसर उसका पीछा करते थे जब साहब सीएम थे तब। पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा इस खबर को। एक लड़की की जासूसी होती थी गुजरात में और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी वो जासूसी किया करते थे। लेकिन हम सब लोग शरीफ लोग हैं, हम चरित्रहीन, व्यभिचारी, चोर, मक्कार नहीं है, कायर नहीं है, हम भारतवासी हैं, बहुत बहादुर, बड़े ईमानदार, शरीफ। अच्छा, कभी कभी जैसे शेप बनाते हैं या नहाने के बाद आईने के सामने खड़े होते हैं, आप खड़े होइए खुद। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के। और फिर वो बाद में हिंदुस्तान के बादशाह हुए। कुतुबुद्दीन को बाज़ार में बेचा गया था और फिर वो फ़ौज में भर्ती हो गए थे और फिर अपनी बहादुरी से तरक्की करते करते शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के इंतकाल के बाद वो भारत के बादशाह हुए। हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक
सप्ताह में एक बार जुमेरात के दिन शीशे के आईने के सामने खड़ा होता, अपने उस लिबास को पहन करके जो वो गुलामी के वक्त में कभी उसके पास था, वो उसने संभाल के रखा हुआ था। उसे देखता और ख़ुद से बात करता और कहता कि कुतुबुद्दीन, तुम बादशाह नहीं हो, तुम आज भी ग़ुलाम हो खुदा की रियाया के, खुदा की जो मखलूक है उसके। खुदा ने तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी दी है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा बैठे हुए हैं, एक दोस्त साथ में बैठा हुआ है और सामने से कोई अंगूर बेचने वाला गुजर रहा है, तो अपने दोस्त से कहते हैं तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो दोस्त हैरानी होती है, उसे कहता है खलीफा, आप तो इतनी बड़ी पूरी मुस्लिम रियासत के बादशाह, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि कुछ पैसे हों तो दो। क्या करेंगे? कि अंगूर खरीदेंगे, अंगूर खाने का तबीयत हो रही है। तो दोस्त कहता मेरे पास तो नहीं है। और खलीफा के पास भी पैसे नहीं थे। तो वो दोस्त कहता है उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कि तुम तो बादशाह हो, खलीफा हो, बैतुल माल में से पैसे तो मंगा लो। इस पर जवाब था, ये मेरी दौलत नहीं है, ये खुदा की इस मखलूक की, इस उम्मत की दौलत है, और वो अंगूर नहीं खरीदते हैं। दुनिया में बिल्कुल शुरू से और देखें, लोग, इंसान बहुत ढीठ है, बहुत ही ढीठ। कुरान शरीफ में भी जब आप पढ़ेंगे, धार्मिक किताबों को और दूसरे मजहबों की पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि इंसान बेहद ढीठ और जालिम, नाशुक्र। हजारों सालों से यहूदी कौम वो आप देखें, एक ही अपना उनका जो एजेंडा है उसी पर काम करते चले आ रहे हैं, कभी डिरेल नहीं हुए। आपको पूरी दुनिया में एक भी यहूदी कहीं गुलाम नहीं मिलेगा, कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई गरीब नहीं मिलेगा। और उनका जो रिलीजियस मोटिव है या थॉट है, वो से हटते नहीं कभी भी। 4-5 हज़ार साल पहले की शरीयत जो मूसा अलैहिस्सलाम, वो उस पर कायम है अभी भी। और फिर ईसाइयों में से भी कुछ लोग अपने शरीयत पर कायम है, और फिर मुसलमान। फिर शुरू होते हैं ये तमाम जो हम देखते हैं झगड़े। इन झगड़ों में सबसे अहम जो किरदार है वो है सरमाया, पैसा। यहूदी सरमाया कमाते हैं, डिवोट कर देते हैं वो अपने आप को पूरी तरह। एक ने एक काम शुरू किया, कोई मुहिम शुरू की, तो वो चलती रहेगी मुस्तकिल, और अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद कोई और उसका काम जारी रखेगा, और उसके बाद फिर कोई और। जैसे कि आरएसएस के जो फाउंडर्स हैं,
और बाद के लोग वो यहूदी नस्ल के ही हैं, ज़ायनिस्ट, कट्टरपंथी यहूदी, लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ यहूदी जो थे उनमें से ये लोग हैं। अब आरएसएस का जो काम है पूरी तरह खुफिया, हम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, किसी को नहीं मालूम था शादीशुदा हैं, उनकी डिग्री का नहीं मालूम किसी को, उन्हें और सिर्फ खुदा को पता होगा कितने पढ़े लिखे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के भी मतभेद है, विवाद है। इतना रहस्यमयी हो करके जीवन जीने वाले कौन लोग होते हैं जो अपना सब कुछ छिपा करके रखें, कोई चीज़ जाहिर न करें, किसी को अपने बारे में मालूमात हासिल न होने दें। कौन लोग होते हैं वो? दे आर बोर्न, दे आर क्रिमिनल्स। सारा काम उनका अपराध। जो कुछ भी है उनका तो सब अपराध के इर्द गिर्द। ऐसा माफियाज अपने बड़े बड़े कार्टेल्स चलाते हैं दुनिया में। आरएसएस का जो भी कुछ है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है यह जानकारी? क्यों नहीं है? आरएसएस ने खुद जानकारी कभी नहीं दी। क्यों नहीं दी? देश की सरकारों को, अदालतों को, ये जो इंटेलिजेंस के लोग हैं या जो पुलिस के लोग हैं वो क्यों नहीं पूछते हैं क्या और कोई व्यक्ति किसी और धर्म का इस तरह का कोई संगठन चला सकता है देश में? और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, चाइना और विदेशों की यात्रा पर जाते थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब माँ झाड़ू बर्तन करती थी। कभी सिख की तरह दाढ़ी और पगड़ी, कहीं वो और रूप में, किसी जगह कोई और रूप में। जैसे धर्मेंद्र की फिल्म थी जुगनू या सनी देओल की द हीरो, उसमें रूप बदल बदल करके कहीं सुनहरी आंखों में, कहीं सफ़ेद आंखों में, कहीं काली आंखों में। चीज़ों को छिपाने वाले कौन छिपाएगा अपने बारे में कोई बात, जिसको कोई खौफ होगा? किस बात का खौफ? कि ये बात अगर सबको मालूम हुई तो फिर मेरा भांडा फूट जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा या हमारा काम बिगड़ जाएगा। हम अगर सभी जो लोग हैं सभी बहुत काबिल हैं और 100% ईमानदार हैं, रिश्वत हमारे यहाँ कोई लेता नहीं, चोरी हम लोग करते नहीं, बिजली की चोरी हो या टैक्स की चोरी हो या और जहाँ कहीं से भी हो सकती है, वो नहीं करते हैं। सभी ईमानदार हैं, सभी शरीफ हैं। धोखा देना, बक्कारी करना, झूठ बोलना, तो हम जानते ही नहीं। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की एक कहानी पढ़ी होगी।
जो बाबा भारती के पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था और उसका और डाकू खड़क सिंह आता है, बहाना बना करके ले जाता है और बाबा दे देते हैं। वो घोड़ा चोरी कर लेता है, बाद में वो मिल जाता है और वो घोड़ा डाकू वापस करता है। तो बाबा कहते हैं कि ये बात किसी को बताना मत, लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे से। नेताओं ने जनता से इस तरह के फरेब ये करते हैं, भरोसा खो दिया है। आरएसएस बीजेपी ने भरोसा खो दिया है देश के साथ, और हम जो इंसान हैं वो एक दूसरे को लेकर के भरोसा खो चुके हैं। सबसे पहले तो जब हम बैठते हैं कहीं महफिल में बातचीत करने के लिए, तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए हम कोशिश करते हैं ऐसे किस्से कहानियाँ बातें बताने की, दोहराने की कि हम बहुत ईमानदार हैं। अपनी ईमानदारी के कुछ किस्से ज़रूर बताते हैं जब 4, 6, 10 लोग बैठे हों, ताकि सब को पता चले हम ईमानदार हैं। और 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो हाँ 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 गवाही देते चले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, जबकि हम होते नहीं ऐसे। ये हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं उस वक्त भी। हम महसूस नहीं करते हैं बिल्कुल अपने तौर पर। कभी देखें आईने के साथ सामने खड़े होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। हेलो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह खुद कभी खड़े हों आईने के सामने और बात करें खुद से, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें और पूछें खुद से, क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं जालिम हूँ? मोहन भागवत आईना देख सकते हैं, या हम खुद, आप, मैं, हम सब चींटियों के ऊपर रहम करने वाले लोग, किसी की जान न लेने की बात कहने वाला इंसान युद्ध करता है, जान लेता है लोगों की, हत्याएं करते हैं और फिर बताते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, संस्कृति और भाषा की रक्षा कर रहे हैं, और यही हमारा कर्म है। इसी पर हमको गर्व होना है, गर्व करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी, मुनाफिकत
दगाबाजी, फरेब है इंसान का। क्योंकि इंसान की कोशिश रहती है कि मेरे हाथ में पावर, किसी भी तरह से वो पावर आए। अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें चाहिए क्या, क्या उनका लक्ष्य है? पहले कभी रहा होगा कि मैं कुछ बनूं, फिर शायद हुआ होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा होगा। अब 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब क्या उनका ख्वाब हो सकता है? क्या बनना चाहते हैं वो? उनकी अच्छा फैमिली भी नहीं है, कोई बेटा या बेटी भी नहीं है, धर्म पत्नी है तो वो न होने के समान है। अब अगर वो कुछ अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं, देश के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आरएसएस के लिए ज़रूर उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन देश के लिए नहीं किया। बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, बड़े बड़े खूबसूरत आलीशान कार्यालय बन गए बीजेपी के, आरएसएस के 5 स्टार 7 स्टार की सहूलतों वाले। अब अगर मान के चले प्रधानमंत्री 2050 तक रहते हैं मोदी, उन्हें हासिल क्या करना है? एट द एंड क्या हासिल करना चाहते हैं वो? आपकी समझ में आ रहा हो? सोचें, आप प्रधानमंत्री हैं, आप क्या करते हैं? आपके पास कोई बाइक है जिसको आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं चला सकते हैं, तो क्या करेंगे? क्या उसे खचेड़ते रहेंगे या खड़ी करके पैदल चल देना ज़्यादा बेहतर है, या किसी और सवार को दे करके उसके साथ बैठ करके सफ़र करना मुनासिब होगा? कहीं तो इंसान को ठहरना चाहिए, कहीं तो सोचना चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जो वो सेल्फ एनालिसिस करे अपने बारे में। लेकिन चूंकि हम बचपन से ही, जिसको कहते हैं गुटी, गुटी में ये तमाम चीज़ें, मर्द को दर्द नहीं होता, पत्थरों को दर्द नहीं होता, मर्द को क्यों नहीं होगा? मर्द इंसान नहीं होते? मर्द की आंखों से आंसू नहीं आ सकते? अगर आंसू नहीं आते किसी के आंखों से तो बेशर्म, बेलिहाज, बेमुरव्वत है। रोना चाहिए इंसान को, गुनाहों पर, अपनी कमियों पर, किसी के दुख पर रोना चाहिए, तन्हाई में। अगर आंसू नहीं आते हैं तो फिर वो जालिम है, अत्याचारी। लोगों को सुना होगा, हमारी पत्नी, हमारी बीवी इशारों पे नाचती है। हम किस तरह के ख्यालों के साथ जीते हैं, कोशिश करते हैं ये जाहिर करने की कि हम बहुत प्रभावशाली हैं और हमारी मनमानी चलती है। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, बुरे इंसान हैं, यही सच है।